हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से। और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं। सीधे सीधे सवाल जो है इससे परीक्षा में जो है किसी भी लेवल का एग्जाम हो उसमें जो है इससे प्रश्न आ सकता है। और इस टॉपिक से 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में जो है किसी न किसी रूप में जो है देखे जा सकते हैं। तो वो आपके जो है इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से जो है वीडियो को देखें। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। तो अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर पृथ्वी पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं। ठीक है, ध्यान देना है इस बात का। वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं उनको जो है अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और इनमें जो है हमने एक जो है बीच की जो है 0 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है उसको जो है हम विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा जो है बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इससे उत्तर में ये 90 होती हैं और इसके दक्षिण में भी ये 90 जो है होती है। इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री से उत्तर में 90 और 0 डिग्री से दक्षिण में जो है 90, यानी कि जो है टोटल जो है 180 होती हैं। अगर जो है इसको भी 0 डिग्री को हम इसमें प्लस करेंगे तो 181 होती हैं। अगर 181 जो है ऑप्शन में नहीं है तो 180 आप जो है टिक करेंगे। यहां पर बहुत बार गलती हो जाती है। सीधे सीधे प्रश्न आता है कि भाई अक्षांशीय रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है। तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या जो है 180/181 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न यहां से ये आता है कि इनके जो बीच की दूरी होती है, दो अक्षांशों की रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके बीच का क्षेत्र, यानी कि दो अक्षांशों रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन या फिर कटिबंध कहा जाता है। अब हमने यहां पे बात की है अक्षांश रेखाओं की। तो सबसे पहले हमने कहा कि वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं उनको अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर, यानी कि एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी को 111 किलोमीटर कहा गया है। और इनके बीच के क्षेत्र को जोन या फिर कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं देशांतरीय रेखाओं की। हम बात करेंगे अक्षांशीय रेखाओं किस प्रकार से जो है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं देशांतरीय रेखाओं की। तो देशांतरीय रेखा की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को जो है देशांतरीय रेखा कहा जाता है। ध्यान से देखना, यह है देशांतरीय रेखाएं। अब इसमें भी जो है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर जो है इससे जो है पश्चिम की अगर और हम जाएंगे तो 100 जो है 180, और पूर्व की ओर अगर हम जाएंगे जो है 180 रेखाएं पूर्व की ओर हैं और 180 रेखाएं जो हैं पश्चिम की ओर हैं। तो टोटल जो इनकी संख्या होती है, टोटल संख्या जो है इनकी 360 होती है। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है कि देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये किस काम जो है इनका हम यूज कैसे करते हैं। हमें पता है कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको कैसे जो है ये अगर कहीं है तो नहीं है, लेकिन हमने कल्पना की है अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, इसीलिए इन रेखाओं को जो है काल्पनिक रेखा भी कहा जाता है। जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं उनको देशांतर कहा जाता है, और जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व खींची गई हैं उनको जो है अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, अब स्थान और तिथि का निर्धारण करने में विशेष महत्व, यानी कि जो देशांतरीय रेखाएं हैं उनमें जो है स्थान और तिथि का जो है निर्धारण करने में इनका विशेष महत्व है। वो किस प्रकार है, इसमें हम जो है आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। तो दो देशांतर के रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111.3 किलोमीटर होती है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, 111.3 किलोमीटर होती है। और दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को जो है गोरे कहा जाता है। ठीक है, अब जो एक रेखा है ये देशांतर रेखा, अब 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यह भी प्रश्न जो है परीक्षा में आ सकता है और आया भी है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितनी मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। वो किस प्रकार लगता है हम आगे बात करेंगे। फिलहाल उससे पहले हम देखते हैं क्या है। हमने अभी जो है पढ़ा है, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो अक्षांश रेखाएं हैं
वो पृथ्वी के ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। उसमें हमने एक मिडिल लाइन को लिया है 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा खींची गई है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। इंपॉर्टेंट है, सवाल एग्जाम में प्रश्न इससे परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो इस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये भारत है तो कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि जो 0 डिग्री जो है विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री रेखा है, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर जो है एक रेखा खींची गई है जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 0 डिग्री से दक्षिण में 23.5 डिग्री पे जो है एक रेखा खींची गई है जिसको हम जो है मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी, हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो है लगाती है। अब सूर्य की किरणें, देखो ध्यान से देखना, ये सूर्य है, इसकी जो किरणें हैं ये जब विषुवत रेखा पर जो है ये लंबवत पड़ती हैं तो दिन रात जो है विषुवत रेखा पर दिन रात जो है बराबर होते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर दिन रात जो है बराबर होते हैं। और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, यानी कि जब पृथ्वी इसका चक्कर लगाएगी तो जब ये यहां पर आएगा तो ये दिन तिथि होगी 21 जून की। ठीक है, ध्यान से यहां पर प्रश्न को देखना है, यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं यानी कि सीधी पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है, इसमें सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ध्यान से सुनना, कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यह घटना होती है 21 जून को। ठीक है, और इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में ही सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर का। ठीक है, सबसे बड़ा दिन 21 जून का, यानी कि अगर 21 जून को आप जो है दिन में 12 बजे जो है खड़े होंगे कहीं किसी स्थान पर तो आप अपनी परछाई को नहीं दे सकते क्योंकि सर जो सूर्य होगा वो आपके बिल्कुल सर के ऊपर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने कहा कि कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और यह घटना जो है जब लंबवत पड़ती है कर्क रेखा पर तो यह घटना होती है 21 जून के दिन। तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे जो है बड़ा दिन 21 जून का होता है और सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद हम बात करते हैं जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है और सबसे छोटा दिन 21 जून होता है। ये बिल्कुल उल्टा होता है इसका, ठीक है, ध्यान से देखना। ये 2 प्रश्न यहां से क्लियर हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं अब जो है अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की। देखो ध्यान से देखो, मैंने अभी आपसे कहा है कि विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहां पर दिन रात बराबर होते हैं और यह घटना हमें देखने को मिलती है 21 मार्च और जो है 23 सितंबर। ठीक है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात जो है बराबर होते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, यहां से प्रश्न परीक्षा में आ भी सकता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, आ भी रखा है प्रश्न कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई अक्षांश रेखाओं की बात। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं देशांतरीय रेखाओं की। देशांतरीय रेखाएं क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ये समय और तिथि का निर्धारण करती हैं। 1884 में एक सम्मेलन होता है वॉशिंगटन में, उसमें जो है 180 डिग्री देशांतर को हमने जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना है। देखो इंपॉर्टेंट चीजें देखो, ये है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर यहां पर है और दूसरे छोर पर, पृथ्वी के दूसरे छोर पर जो है ये 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो जो 180 डिग्री देशांतर है इसको 1884 में एक सम्मेलन होता है 1884 में, इसमें जो है हमने इसको जो है
180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और 1 डिग्री देशांतर को हमने जो है मानक समय रेखा माना है। ध्यान से देखना, मानक समय रेखा है। अब हमने बात किया कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अब यहीं से हम जो है टाइम को निकालते हैं और यहीं से जो है तिथि को निकालते हैं। इन्हीं रेखाओं के आधार पर हम जो है समय का निर्धारण करते हैं कि जैसे भारत का मानक समय क्या होगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है और जो है 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम बात करें, अगर हम जो समय निकालते हैं वो इससे निकालते हैं 4 मिनट से, यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो अब हम भारत का समय कैसे निकालेंगे। भारत जो है, भारत की मानक समय रेखा है 82 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री इंटू 4 और यहां से 330 मिनट जो है आएंगी हमारी, और अगर उसे घंटे में कन्वर्ट करें तो 5.5 घंटे निकलेंगे। यानी कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से, यानी कि इसको मानक समय रेखा को ग्रीनविच कहते हैं, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अगर हम ये कहें, अब ये देखो, ये इसका निर्धारण कैसे होता है। देखो, जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर को हमने जो है माना है यहां पर, इससे अगर हम पूर्व की ओर चलेंगे, 0 डिग्री देशांतर से अगर हम पूर्व की ओर चलेंगे तो यानी कि ये आगे की सब बात होगी, यानी कि समय जो है बढ़ेगा, ठीक है। और भारत, हमें पता है कि भारत जो है यहां पर कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, तो भारत जो है 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर है, यानी कि पश्चिम में नहीं है, पूर्व की ओर है। तो यहां पर जो भारत का मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है। अगर यहां पर पश्चिम में किसी यानी कि समय हो रहा है तो उसका, अगर हमें भारत में उस समय जो है समय पता करना है तो 5.5 घंटे उसमें प्लस करने पड़ेंगे, तो भारत का मानक समय जो है निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें तिथि का निर्धारण करते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर से अगर हम पूर्व पश्चिम की ओर चलते हैं तो 1 दिन घटता है, माइनस होता है, और अगर पूर्व की ओर चलते हैं तो 1 दिन प्लस होता है। यानी कि अगर इधर जो है 24 तारीख है और इधर जो है गए तो फिर यहां पर जो है 25 तारीख होगी, ठीक है। 1 दिन का अंतर होता है। और इसी प्रकार से हमने जो है पूरे विश्व को 24 समय जोनों में जो है बांटा गया है। ध्यान से देखना, इससे जो है प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हमने बात की है अक्षांश रेखाओं की और फिर देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं इंपोर्टेंट इसलिए है, ये जो है हमारी तिथि और समय का निर्धारण भी करते हैं। हमने अभी बताया कि कैसे जो है समय को जो है निकाला जाता है, ठीक है। और जो हमारा 1884 में सम्मेलन हुआ था उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि 180 डिग्री को हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कब माना था, तो 1884 में वॉशिंगटन में सम्मेलन हुआ था, और इसको ही हमने ग्रीनविच कहा है, और ग्रीनविच जो है इंग्लैंड से जो है गुजरती है, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको मैंने 2 बार जो है आपको बताया है, और इससे जो है परीक्षा में प्रश्न जो है पूछा भी जा सकता है। थैंक यू सो मच।